गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमें हिस्ट्री के अपने लेक्चर को आगे बढ़ाना है। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तर भारत के विभिन्न अभियान थे उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब हमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का अध्ययन करना है। प्लीज़ फोकस ऑन दिस मैप। इस मैप पर ध्यान से आप फोकस करिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि उस समय का या मध्यकाल का जो भारत था, मध्यकाल के भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन कैसे होता था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन की जो रेखा थी, ये क्या था? विभाजन की रेखा थी हमारा विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला सल्तनत का पहला व्यक्ति कौन था या पहला सुल्तान कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। कल हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, जिसकी बधाई देने के लिए जलालुद्दीन उसके पास आया था और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई थी। पढ़ा था ये कि नहीं? और फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद उसके विभिन्न उत्तर भारत के आक्रमणों को देखा था, समझा था, जिसमें सबसे पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर किया था? सबसे पहले उसने किया था गुजरात का आक्रमण, जो उसके एक सेनापति नुसरत खान ने किया था। और नुसरत खान ने गुजरात अभियान के ही उपलक्ष्य में एक गिफ्ट भी दी थी अलाउद्दीन खिलजी को, और वो था एक हिंदू किन्नर जिसका नाम था मलिक काफूर। और दक्षिण भारत के उसके अभियान किसने किए हैं? मलिक काफूर ने ही किए। फिर गुजरात अभियान के बाद अलाउद्दीन ने खिलजी ने किया रणथंबोर अभियान, और रणथंबोर अभियान में ही नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है। और फिर रणथंबोर को व्यक्तिगत रूप से, या रणथंबोर का जो युद्ध लड़ा था हमीर देव के साथ, वो किसने लड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद फिर हमने चित्तौड़ अभियान को देखा था। राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे, ठीक है। और फिर हमने इसी अभियान में पद्मावती का भी उल्लेख पढ़ा था। शेरशाह सूरी के शासनकाल के जो एक महान इतिहासकार थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने क्या किया था? किताब लिखी थी पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ अभियान के कारणों को लिखा था। फिर हमने मालवा अभियान भी पढ़ा था। आज हमें दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था उस समय दक्षिण भारत पर 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। ध्यान से देखना। देवगिरी, मतलब ये वाला इलाका, देवगिरी का यादव वंश, लिखा है यादव, देवगिरी का यादव वंश। इसके बाद दक्षिण पूर्व तेलंगाना क्षेत्र का काकतीय वंश। यह है कौन सा क्षेत्र? तेलंगाना क्षेत्र। और यहाँ पर कौन सा वंश है? यहाँ पर है काकतीय वंश। और द्वार समुद्र के होयसाल, ये वाला इलाका होयसालों का था। क्या नाम था इस राजतंत्र का? इस राजतंत्र का नाम था होयसाल, ठीक है। और यही इलाका कहलाता था द्वार समुद्र। क्या कहते थे इस इलाके को? ये इलाका कहलाता था द्वार समुद्र का इलाका। तो ये 3 राजवंश अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत में विद्यमान थे। कौन कौन से हो गए? देवगिरी का यादव वंश, दक्षिण पूर्व में स्थित तेलंगाना क्षेत्र का काकतीय वंश, और दक्षिण में द्वार समुद्र में स्थित होयसाल वंश। ये 3 बड़ी बड़ी ताकतें दक्षिण भारत में शासन कर रही थी। और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य भी था जिसका नाम था मदुरई। क्या नाम था इस राज्य का? इस राज्य का नाम था मदुरई। तो 4 ताकतों को मान लो, लेकिन अगर अपन व्यापक रूप से देखें तो व्यापक रूप से 3 ताकतें ही दक्षिण भारत में थीं। देवगिरी का यादव वंश, तेलंगाना का काकतीय वंश, और दक्षिण का होयसाल वंश। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण के राज्य जीतने का उद्देश्य धन की चाह एवं विजय की लालसा थी। क्योंकि अपन ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था, और इस विश्व विजय के कारण ही उसने बहुत बड़ी संख्या में सेना इकट्ठी की थी।
और उस सेना का लालन पालन कैसे करेगा? उसे अपना क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वो अपने राज्य क्षेत्र में इजाफा करेगा, जितना ज़्यादा इजाफा करेगा उतना ही ज़्यादा उसको टैक्स प्राप्त होगा, और जितना ज़्यादा वो टैक्स प्राप्त कर लेगा उतने ही ज़्यादा वो सेना का मेंटेनेंस कर सकता है। क्लियर है? यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी को अत्यधिक धन चाहिए था, और इस अत्यधिक धन की चाह ने उसे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने को मजबूर कर दिया था। क्लियर है? वह इन राज्यों को अपने अधीन करके वार्षिक कर वसूलना चाहता था। क्लियर है? क्योंकि मैंने बताया भी कि उसको पैसों की क्यों आवश्यकता थी। पैसों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करके रखी थी, और उतनी बड़ी सेना का लालन पालन बिना पैसों के तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने राज्य क्षेत्र में लगातार इजाफा कर रहा था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन के अधिकांश दक्षिण भारत के अभियान उसके गुलाम मलिक काफूर ने किए थे, और मलिक काफूर ही एक हिंदू किन्नर था जिसे 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था, जिसे नुसरत खान ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में भेंट किया था अलाउद्दीन को। अब सबसे पहले अलाउद्दीन ने आक्रमण कहां किया? सबसे पहले अलाउद्दीन ने आक्रमण किया है देवगिरी पर, क्योंकि अगर आपको गुजरात अभियान याद हो तो गुजरात अभियान में या गुजरात अभियान के समय गुजरात का जो शासक था कौन? रायकर्ण बघेला। याद है? रायकर्ण बघेला भाग गया था कहां पर? देवगिरी। और देवगिरी के शासक थे राजा रामचंद्र देव। कौन थे? राजा रामचंद्र देव। और राजा रामचंद्र देव ने शरण दे दी थी किसे? रायकर्ण बघेला को। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला आक्रमण कहां किया? देवगिरी पर। सबसे पहले उसने देवगिरी पर आक्रमण किया क्योंकि वहां के राजा रामचंद्र ने रायकर्ण को शरण दी थी, जो कि कहां का शासक था? गुजरात का। और आक्रमण के समय रायकर्ण बघेला देवगिरी भाग गया था। देवगिरी को जीत लिया गया, लेकिन राजा रामचंद्र देव को मित्र बनाया गया। राजा रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मित्र बना लिया और उसे राय रायण की उपाधि दी गई। उस समय प्रथा चलती थी कि मित्र को कुछ ना कुछ उपाधि देते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे किससे? राजा रामचंद्र देव से, और उसे रायण की उपाधि से सम्मानित किया था। देवगिरी के बाद तेलंगाना वारांगल पर आक्रमण किया गया। ये वाला क्षेत्र कौन सा था? ये वाला क्षेत्र था तेलंगाना। तेलंगाना या वारांगल का क्षेत्र। ठीक है, तो पहले आक्रमण हुआ है दक्षिण भारत में कहां पर? देवगिरी पर। उसके बाद आक्रमण किया गया है तेलंगाना या वारांगल के क्षेत्र पर। अब इस क्षेत्र में यहां के शासक काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। कौन थे यहां के शासक? वंश तो कौन सा था? काकतीय वंश, और शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। कौन था यहाँ का शासक? यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। अब प्रताप रुद्रदेव द्वितीय अक्षम थे मलिक काफूर से लड़ने के लिए, क्योंकि ये सारे अभियान अलाउद्दीन की तरफ से कौन कर रहा था? ये सारे अभियान अलाउद्दीन की तरफ से कर रहा था उसका दास मलिक काफूर। तो प्रताप रुद्रदेव ने युद्ध नहीं किया। प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? इन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में एक सोने की जंजीर डलवाकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर को भेंट कर दी। मतलब प्रताप रुद्रदेव ने द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति में सोने की एक जंजीर डलवाई।
कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, और भेंट कर दी किसे? मलिक काफूर को। मतलब किसी भी प्रकार का युद्ध प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने नहीं किया, ठीक है। और स्वयं ही अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? मलिक काफूर अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की। और किस प्रकार से सांकेतिक रूप से अधीनता स्वीकार की है? इस प्रकार से सांकेतिक रूप से अधीनता स्वीकार की कि प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसके गले में सोने की एक जंजीर डलवा दी और भेंट कर दी किसे? मलिक काफूर को, कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूं। साथ ही 100 हाथी और 700 घोड़े एवं अपार धनराशि और वार्षिक कर देने का वादा किया। 100 हाथी भी दिए, 700 घोड़े भी दिए, अत्यधिक धन दिया किसे? मलिक काफूर को। और ये वादा किया कि हम वार्षिक रूप से अच्छा खासा कर देंगे अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन हमारे राज्य पर आक्रमण मत करो और हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं। और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब यही वो समय था, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। गोलकुंडा की खदानें स्थित हैं इस इलाके में, जो अपने हीरों के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं गोलकुंडा की खदानों से मिला था कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा मिला? कोहिनूर हीरा। और यही वो समय था जब प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने कोहिनूर हीरा भी गिफ्ट किया किसे? मलिक काफूर को। कोहिनूर हीरे के बारे में यह कहा जाता है कि जब जब ये हीरा जिस भी व्यक्ति के पास गया है उस व्यक्ति का दिवालिया निकल गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास आया कोहिनूर हीरा, थोड़े समय में अलाउद्दीन खिलजी का भी पता नहीं चला, या उसने जितना एम्पायर खड़ा किया था धीरे धीरे वो पूरा एम्पायर समाप्त होता चला गया, ठीक है। मुगलों के पास जब ये हीरा आया, मुगल भी बर्बाद होते चले गए। अंग्रेजों के पास, अंग्रेज तो छोड़ो, महाराजा रणजीत सिंह के पास जब ये हीरा गया वे भी बर्बाद हुए। अंग्रेजों के पास जब ये हीरा आया वे भी बर्बाद हुए। आज भी ब्रिटेन के पास जो हीरा है कोहिनूर हीरा, ठीक है, आप समझ सकते हो कि कहां से मिला था और कैसे गया था, ठीक है। इसकी पूरी जो स्टोरी है वो हम आगे पढ़ेंगे जब मुगल पढ़ेंगे, कि अभी स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। अभी हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने इसी समय कोहिनूर हीरा भेंट किया किसे? मलिक काफूर को। क्लियर है? साथ ही अपार धनराशि 100 घोड़े 700 हाथी भी दिए थे। क्लियर है ये चीज? इसके बाद अलाउद्दीन ने होयसाल या द्वार समुद्र पर आक्रमण किया। सबसे पहले कहाँ किया था? देवगिरी के यादवों पर, ठीक है। राजा रामचंद्र देव को उसने अपना मित्र बनाया और उसे राय रायण की उपाधि दी। इसके बाद आक्रमण किया काकतीय वंश पर। काकतीय वंश का राजा कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं किया और अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद युद्ध किससे हुआ? इसके बाद अलाउद्दीन ने आक्रमण किया किससे या किस पर? इसके बाद अलाउद्दीन ने आक्रमण किया दक्षिण भारत पर होयसाल या द्वार समुद्र क्षेत्र पर, जो कि वर्तमान केरल वाला इलाका है। कौन सा इलाका है ये? वर्तमान केरल का क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर राजा वीर बल्लाल तृतीय का शासन था। किसका शासन था यहां पर? राजा वीर बल्लाल तृतीय का शासन था। कहां पर? द्वार समुद्र वाले क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में केरल वाला इलाका है। राजा वीर बल्लाल तृतीय ने भी बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, और उसे वार्षिक कर देने का वादा किया।
तो इस प्रकार से यादवों को उसने अपने अधीन किया, काकतियों को उसने अपने अधीन किया, और दक्षिण भारत में द्वार समुद्र वाले क्षेत्र को मतलब केरल वाले इलाके को भी उसने अपने अधीन कर लिया। एक छोटी सी रियासत यहाँ पर आती थी जिसका नाम था मदुरई, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। क्या नाम था इस रियासत का? मदुरई। और मदुरई के जो शासक थे वे थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। दो शासक थे, दो भाई थे यहाँ के, जिनका नाम था वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ठीक है, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य ने क्या किया कि मदुरई ही दक्षिण भारत में एक ऐसी रियासत रही है जिसने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दो भाइयों का मदुरई पर शासन था। इन्होंने युद्ध तो नहीं किया, लेकिन इतना अधिक पैसा दे दिया मलिक काफूर को कि मलिक काफूर बिना आक्रमण करे ही चला गया। जो शायद वार्षिक कर भी वो जीवन भर देते तो भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना रुपया, पैसा, धन दौलत वीर पांड्य और सुंदर पांड्य ने दे दी, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। क्लियर है? तो दक्षिण भारत की एक ऐसी रियासत जिसने अलाउद्दीन की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की वो थी मदुरई। और वहां के शासक कौन थे? वहां के शासक थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। क्लियर है? अलाउद्दीन के समय अनेक विद्रोह भी हुए। आप लोगों को याद है नवीन मुसलमान जो मंगोल आए थे अब्दुल्ला के साथ जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जिन्हें मंगोलपुरी में बसा दिया था, वे ही उन मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद वे ही कहलाए थे नवीन मुसलमान। तो इन्होंने अत्यधिक विद्रोह किया था किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो कौन कौन से विद्रोह हुए थे पर्टिकुलरली? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो विद्रोह हुए हैं वे हैं, सबसे पहले समझना, नवीन मुसलमानों का विद्रोह। किसका विद्रोह हुआ है? नवीन मुसलमानों का विद्रोह। ये पूछे जाते हैं कि नवीन मुसलमान का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने तो इनको बसाया था। इन्होंने विद्रोह तो अलाउद्दीन के शासनकाल में किया। इसके बाद सूबेदार हाजी मौला का विद्रोह। किसका? सूबेदार हाजी मौला। ये भी हुआ है किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसके बाद सूबेदार अकत खान का विद्रोह। सूबेदार अकत खान का विद्रोह। और इन सारे विद्रोहों के बारे में जब स्टडी की अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसने ये पाया कि ये सभी ऐसे लोग हैं जिनको भड़काया है अमीरों ने। और इन अमीरों पर 4 अध्यादेश के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक प्रतिबंध लगाया। जैसे अपन ने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इनके सार्वजनिक मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा, इनके वैवाहिक संबंधों पर, मदिरा पान पर और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया। और इस प्रकार से ये इन विद्रोहों का अंत किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा जीवन था ये अत्यधिक कठोरता में व्यतीत हुआ। ठीक है? इसके बाद अब अलाउद्दीन ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे कि उसे विभिन्न प्रकार के विद्रोहों का पता चलता जाए। और इसने एक विशेष प्रकार के गुप्तचर नियुक्त किए जिन्हें कहा गया मुनहियान। क्या कहा गया इन गुप्तचरों को? इन गुप्तचरों को कहा गया मुनहियान। अलाउद्दीन ने गुप्तचर व्यवस्था को कठोर बनाते हुए मुनहियान नामक विशेष गुप्तचर नियुक्त किए। और अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में अपने 2 कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और वे 2 कार्य क्या हैं? वे 2 कार्य कुछ इस प्रकार से हैं
कि अलाउद्दीन की सबसे पहले राजस्व संबंधी सुधार, कौन सा सुधार? राजस्व संबंधी सुधार। और दूसरी चीज है इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ये दो कार्य उल्लेखनीय हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। देखो, अलाउद्दीन खिलजी को अत्यधिक पैसों की आवश्यकता थी, उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं कि इतनी विशाल सेना इसने इकट्ठी कर ली थी कि उनका लालन पालन बिना पैसों के नहीं हो सकता था। इसलिए इसने हर संभव ऐसे कार्य किए जिनसे पैसा बचे। यही कारण है कि उसने राजस्व के संबंधी सुधार किए और बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था अपनाई थी। अब इन सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया है? तो सबसे पहले अलाउद्दीन को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि उसे अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। अपन ने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सबसे अधिक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे और इन मंगोलों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना की भी आवश्यकता थी। यही कारण है, या इतनी विशाल सेना का जब रखरखाव करना है तो पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी। यही कारण है कि उसने राजस्व संबंधी सुधार किए थे। इन तमाम खर्चों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने एक नई आर्थिक नीति का निर्माण किया। मतलब राजस्व संबंधी सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने क्या क्या किया है? तो उसके द्वारा किया गया पहला कार्य है कि इस प्रकार इसने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। आपको याद है अपन ने इल्तुतमिश के शासन काल में यह पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो आज की जमींदारी व्यवस्था के समकक्ष थी, जिसमें एक बिचौलिया होता था जो सुल्तान की तरफ से टैक्स वसूलने जाया करता था जनता से। उसको कहते थे हम इल्तुतमिश के समय की इक्ता व्यवस्था। लेकिन इसमें पैसा तो दे रहा था ना, या पैसा तो देना पड़ता था किसे? इक्तेदार को या जमींदार को, उसकी मेहनत का। वो पैसा भी बचाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये बोला कि अब इक्तेदारी व्यवस्था के स्थान पर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें किसान स्वयं ही अपना लगान देने के लिए कार्यालय आएगा। किसी भी प्रकार के सरकारी अधिकारी किसानों के पास नहीं जाएगा। इससे उस सरकारी अधिकारी को देने वाला वेतन बचेगा। तो राजस्व संबंधी सुधार के अंतर्गत इसने सबसे पहले क्या किया? इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से कर दिया गया। मतलब किसान जो है वो डायरेक्टली टैक्स पे करेगा, राज्य को कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा। और मुकद्दम, चौधरी एवं बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। किस व्यवस्था में? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इससे मुकद्दम, चौधरी जो बिचौलिए थे, उनको जो पैसा देना होता था उस पैसे की सेविंग हुई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कराई। पैमाइश, पहले तो ऐसा, पैमाइश मतलब नपाई। पहले तो ऐसा होता था कि इस बरगद के पेड़ से उस नीम के पेड़ तक या पीपल के पेड़ तक की जो जमीन है वो इस किसान को दे दी। उस नीम के पेड़ से लेकर इस पीपल के पेड़ तक की जो जमीन है वो फलाने किसान को दे दी। कोई नपाई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भारतीय इतिहास में भूमि की नपाई करवाने वाला पहला शासक कौन हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी। और उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो यही वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई। और पैमाइश की जो इकाई थी वो थी बिस्वा। क्या थी पैमाइश की इकाई? पैमाइश की इकाई थी बिस्वा।
इसने जनता पर 24 प्रकार के कष्टप्रद कर भी लगाए थे। कष्टप्रद मतलब घर पर रह रहे हो तो घर के लिए घर ही कर लगेगा, अपने पशुओं को चराई कराने के लिए ले जा रहे हो तो चराई कराने के लिए चराई कर लगेगा। इस प्रकार के अत्यधिक कर, जिनकी संख्या थी कुल 24 कर लगा दिए थे इसने जनता पर, जिससे ये जनता से अत्यधिक वसूली कर रहा था। इसने इक्तेदारी व्यवस्था को समाप्त करके नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया था। पहले क्या करता था, पहले क्या होता था कि अगर किसी अधिकारी का वेतन देना है तो उसको भूमि दे दी जाती थी, लेकिन अब भूमि को देना बंद करके इसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और इसने दीवान ए मुस्तखराज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीवान ए मुस्तखराज, नाम का एक विभाग भी बनाया था। ये अमीरों से तो घृणा करने ही लगा था, क्योंकि इसको पता चला था कि जितने भी आंदोलन या फिर कहना चाहिए कि विद्रोह हमारे शासनकाल में हुए हैं वो सब अमीरों के भड़काने से ही हुए हैं, इसलिए अमीरों से काफ़ी घृणा करने लगा था। और अमीर क्या करते थे, जो राजकीय खजाना था उससे मनचाहा पैसा निकाल लेते थे और खर्चा किया करते थे। तो इन पर किसी भी सुल्तान का अंकुश नहीं लगा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये पूरी जांच पड़ताल कर ली कि कब कब किस किस अमीर ने कितना कितना पैसा निकाला है, और अमीरों पर बकाया की जांच करने के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। और इस विभाग का सिर्फ यही काम था कि अमीरों ने जो भी पैसा राजकीय खजाने से अपने खर्चे के लिए निकाला है वो इनसे ब्याज समेत वसूले। इसीलिए दीवान ए मुस्तखराज नाम का एक विभाग बनाया जो अमीरों पर बकाया की जांच करता था। इससे अमीरों की हालत बहुत खराब कर दी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये तो था अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व संबंधी सुधार। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली भी उल्लेखनीय है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसने बाजार की सभी वस्तुओं के दाम स्वयं ही निर्धारित किए। बाजार में जो कुछ भी बिक रहा है वो कितने का बिकेगा और कितनी क्वांटिटी में बाजार में बेचा जाएगा, इन सभी चीज़ों का निर्धारण स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं से किया। और अगर कोई दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौल दे तो डिफरेंस कितने का आया, 200 ग्राम का। तो सज़ा के रूप में ये क्या करता था, ये उस दुकानदार के शरीर से 200 ग्राम का मांस निकलवा लेता था। इस प्रकार की कठोर सज़ा देता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में कोई नहीं जाता था, क्योंकि ये इस प्रकार की जालिमों जैसी सजाएं दिया करता था। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा है, अलाउद्दीन ने बाजार की सभी वस्तुओं के दाम स्वयं ही निर्धारित किए थे और उनकी पूर्ति और वितरण पर, ठीक है, वह स्वयं ही ध्यान देता था। कम तौलने पर वह शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया करता था। अब अलाउद्दीन के सैनिक सुधार बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इसने कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जो सल्तनत में अभी तक कोई सुल्तान नहीं कर पाया था। पहले क्या होता था कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी किसी भी सुल्तान की। आम जनता थी, धोती कुर्ते पर बैठी है, बस चिल्ला दिया चलो चलो युद्ध हो गया। उनने धोती वोती पहनी और बस घोड़े पर चले गए। घोड़ा भी सुल्तान के नहीं होते थे, ये किसी से किराए पर लाए जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। समझना, दिल्ली में स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था, ठीक है। उसने सेना का हुलियाकरण, बहुत ध्यान से समझना,
उसने सेना का हुलियाकरण कराया, मतलब सेना पर ड्रेस कोड लागू कराया। पहले क्या था, जो भी कपड़े आप घर से पहन के निकले उन्हीं कपड़ों में युद्ध करो, मतलब पता ही नहीं है कि तुम हमारे सैनिक हो या दुश्मन के सैनिक हो। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ही सल्तनत का पहला शासक हुआ है जिसने सेना का हुलियाकरण कराया, मतलब एक अच्छा सा ड्रेस कोड वहां पर लागू कराया और घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ कराई। घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ कराई, इसका मतलब मालूम है? इसका मतलब ये है कि उस समय सल्तनत के या सुल्तान के स्वयं के घोड़े नहीं होते थे, घोड़े पर्टिकुलरली आम जनता के होते थे और आम जनता युद्ध के समय सुल्तान को वो घोड़ा किराए पर देती थी। होता क्या था कि काले कलर का घोड़ा है, उस घोड़े का मालिक उसको लेकर आया कि भैया जो जी गया था उसका पैसा दे दो, पैसा दे दिया, फिर चला गया वो। थोड़ी देर बाद फिर से दूसरा वही घोड़ा फिर से पकड़ कर ले आया, भैया जे भी गया था इसके पैसे दे दो, इसके भी पैसे देने पड़े थे। थोड़ी देर बाद फिर आ गया, भैया जे भी गया था, हमारे पास 3 घोड़े थे, क्योंकि लिखा तो कहीं पर है नहीं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े पर ठप्पा लगाने की प्रथा शुरू कर दी थी और नंबर जारी कर दिए थे हर घोड़े के कि इस नंबर का घोड़ा अगर गया है तो इसको इतना पेमेंट कर देना। ये थी घोड़ा दागने की प्रथा। अब अपन पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का राजकवि था। इसने उर्दू, तबला और सितार का आविष्कार किया। कौन कौन सी? उर्दू भाषा का, वाद्य यंत्र में तबला एवं सितार का आविष्कार किया किसने? आमिर खुसरो ने। और हिंदी में कविताएं लिखने वाला पहला मुस्लिम कवि भी हुआ है। कौन? आमिर खुसरो। इसे तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तोता ए हिंद या भारत के तोते के नाम से ये जाना जाता है। और इसने बहुत सी इम्पोर्टेंट किताबें लिखी हैं जिसमें से प्रमुख हैं खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू, यही किताब कहलाती है तारीख ए अलाई। एक ही बात है। कौन सी किताब लिखी इसने? इसने लिखी है खजाइन उल फुतू या तारीख ए अलाई। इसके अलावा तुगलकनामा एवं नूर सिमेहर, तुगलकनामा एवं नूर सिमेहर, ये आमिर खुसरो की कुछ विशिष्ट एवं विख्यात किताबें हैं। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी इतना ही याद रखना। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, एक सूफी संत थे या बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे, निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया का अनुयायी था कौन? आमिर खुसरो, ठीक है, जो कि राजकवि था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे इसने दिल्ली में अलाई दरवाजे, दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। और एवं दिल्ली में ही सीरी फोर्ट, दिल्ली में ही इसने सीरी फोर्ट का भी निर्माण करवाया। एवं दिल्ली में भी जमायत ए खाना, जमायत ए खाना नाम की एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जो पूर्ण इस्लामिक शैली पर बनी भारत की पहली मस्जिद है। जैसे अपन ने मस्जिद
के निर्माण कार्य तो सबसे शुरुआत में गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी देखा था, लेकिन वो इस्लामिक शैली पर निर्मित नहीं थी। पूर्ण इस्लामिक शैली में निर्मित भारत की पहली मस्जिद जमायत ए खाना मस्जिद थी। कहाँ की? दिल्ली की, जिसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख स्थापत्य दिल्ली में ही थे और इसने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया और जमायत ए खाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। और जमायत ए खाना मस्जिद क्यों जानी जाती है? ये इसीलिए जानी जाती है क्योंकि ये पूर्ण इस्लामिक शैली पर बनी भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, अब इसके बाद जलोदर रोग। जलोदर रोग मतलब पेट में पानी भर जाना। पेट में पानी भर जाना ये रोग हो गया था वर्ष 1316 में किसे? अलाउद्दीन खिलजी को, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का पूरा जीवन काल। इसके बाद शासन किया है शिहाबुद्दीन उमर ने, जो मात्र 6 वर्ष का पुत्र था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और उसी का संरक्षक बना था मलिक काफूर। मलिक काफूर के कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मात्र 35 दिनों तक ही शासन किया किसने? शिहाबुद्दीन उमर ने। इसके बाद अलाउद्दीन के एक अन्य पुत्र मुबारक खिलजी। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं शिहाबुद्दीन उमर के बारे में। समझना इसके बारे में शिहाबुद्दीन उमर के। अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। अलाउद्दीन ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा विश्वास किसी पर किया है तो वो किया है अपने दास मलिक काफूर पर। ठीक है, शिहाबुद्दीन उमर की जो उम्र थी वो मात्र 6 वर्ष थी। कितनी थी? 6 वर्ष। अपने जीवन के अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को भरोसा दिलाया मलिक काफूर ने कि आप शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो, मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा एक साय के रूप में उसके साथ रहूंगा। जबकि मलिक काफूर की जो आंतरिक चेष्टा थी वो ये थी कि शिहाबुद्दीन उमर तो 6 वर्ष का बालक है, वो क्या सत्ता संभालेगा? वास्तविकता में सुल्तान तो हम खुद रहेंगे, मतलब मलिक काफूर रहेगा। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मात्र 35 दिन ये कारनामा चला। मतलब कौन सा कारनामा? कि शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान रहा और मलिक काफूर उसका संरक्षक रहा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम था मुबारक खिलजी। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करा दी। क्या किया? मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करा दी। ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। क्या था? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समझ लेना। ठीक है, तो मुबारक खिलजी ने हत्या करा दी किसकी? मलिक काफूर की। इसकी हत्या के बाद स्वयं मुबारक खिलजी संरक्षक बन गया किसका? शिहाबुद्दीन उमर का, क्योंकि वास्तविक सुल्तान कौन था? शिहाबुद्दीन उमर। मलिक काफूर का स्थान ले लिया किसने? मुबारक खिलजी ने। कुछ दिनों के बाद इस मुबारक खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करा दिया। क्या करा दिया? इसे अंधा करा दिया। और अंधा कराने के बाद उसे कैद कर दिया और स्वयं सल्तनत का सुल्तान बन गया। कौन? मुबारक खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद क्या हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी
ने अपने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसका संरक्षक बन गया मलिक काफूर। 35 दिन तक यही कारनामा चला। फिर अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र आया, मुबारक खिलजी। उसने हत्या करवा दी किसकी? मलिक काफूर की, और स्वयं संरक्षक बन गया किसका? शिहाबुद्दीन उमर का। कालांतर में, मतलब कुछ समय बाद, मुबारक खिलजी ने अंधा कर दिया किसे? शिहाबुद्दीन उमर को, और इसके स्थान पर स्वयं सुल्तान बन गया कौन? मुबारक खिलजी। और किस नाम से इसने पद धारण किया? इसने पद धारण किया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से इसने पद धारण किया। क्या नाम से? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और कब से कब तक शासन किया? तो इसने शासन किया 1316 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, अब समझना, यह सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली। बाप रे! दूसरे सुल्तान तो खलीफा से सुल्तान पद की वैधता प्राप्त करते हैं, इसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली। और इसने देवगिरी को पूर्ण रूप से सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन की अगर आप याद करो तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ के जो शासक थे उन्हें राय रायण की उपाधि देकर, मतलब राजा रामचंद्र देव को राय रायण की उपाधि देकर अपना मित्र बना लिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने पूर्ण रूप से देवगिरी को सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। क्लियर है? और इसने बयाना में, बयाना दिल्ली के पास एक स्थान है, बयाना में ऊषा मस्जिद, बयाना में ऊषा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली, देवगिरी को पूर्ण रूप से जीतकर सल्तनत का हिस्सा बनाया, और बयाना में ऊषा मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। मुबारक शाह की हत्या उसके एक दास, मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को किसने मारा? उसके एक दास हसन ने की। किसने की इसकी हत्या? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का एक दास था जिसका नाम था हसन। हसन ने हत्या कर दी किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की। और हसन खुसरो शाह, किस नाम से? खुसरो शाह या खुसक शाह, खुसरो शाह या खुसक शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। किस नाम से? खुसरो शाह या खुसक शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। अब हसन के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? हसन के बारे में ये तथ्य इम्पोर्टेंट है कि हसन एकमात्र भारतीय मुसलमान था। कौन था ये? एकमात्र भारतीय मुसलमान था जो सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अच्छा, आम सुल्तान और भारतीय मुसलमानों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि सल्तनत का पहला ऐसा शासक हुआ है जिसका जन्म भारत की मुख्य भूमि पर हुआ है, इसीलिए इसे बोला गया यह एकमात्र भारतीय मुसलमान था जो सल्तनत की गद्दी पर बैठा। और किस नाम से बैठा था ये? खुसरो शाह और खुसक शाह के नाम से ये सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है। अब बाद में हसन की ही हत्या, हसन के एक दास, हसन की हत्या हसन के एक दास गाजी मलिक ने कर दी। जिस प्रकार से हसन ने किसकी हत्या की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की।
और गद्दी हथिया ली थी और खुसरो शाह या खुसक शाह के नाम से इसने शासन किया था, उसी प्रकार हसन की हत्या उसके एक दास गाजी मलिक ने कर दी और हसन की हत्या होने से ही खिलजी वंश का अंत हुआ और गाजी मलिक के सत्ता हथियाने से सल्तनत पर एक नए राजवंश अर्थात तुगलक वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार आज इस वीडियो लेक्चर में हम खिलजी वंश के शासनकाल को समाप्त करते हैं और प्रारंभ करते हैं तुगलक वंश का शासनकाल अगले वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।